गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन। Okay, how are you all? Can we have the cameras open? Can we have the cameras open? Fine. What about others? Niharika, Harsh, Sachin? Hmm? Okay, fine. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हर्ष, आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हो बेटा, क्या बात है बच्चे? हम्म। हर्ष, यस मैम। आप रेगुलर क्लासेस नहीं कर रहे हो बेटा? मैम क्लासेस हो नहीं रही थी, कल से स्टार्ट हुई है। कल आप कहाँ आए क्लास में? वही तो बोल रहे हैं हम। यस मैम, कल नहीं थे। ओके। उससे पहले भी रेगुलर नहीं थे आप? कहाँ थे उससे पहले भी? कहाँ आ रहे थे क्लासेस में बेटा? 30 तक तो क्लासेस हुई हैं। मैम मैं घर पे नहीं था मैम, आउट ऑफ अच्छा, स्टेशन था। ठीक है। जैनेब, जैनेब आर यू देयर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आर यू देयर? बेटा अभ्युदय, आप कौन सी क्लास में आ गए हो बच्चे? मैम 10th। आपने अपने नोटबुक्स में कौन से क्लास लिखे हुए हैं? अरे मैम वो मैं क्लास चेंज करना भूल गया मैम, मैंने देखा था, मैंने क्लास ही हम्म। सही नहीं करी। तो आपको क्या लगा कि मैम कौन चेक करेगा उसको? कैसे चेक होंगी वो नोटबुक्स? कुछ आइडिया है आपको? अरे हाँ मैम, मुझे लगा कि प्रिंसिपल के सर के पास जाएंगी, फिर प्रिंसिपल सर चेक करके आप लोगों को देंगे, फिर आप लोग चेक करके। अच्छा अच्छा। तो प्रिंसिपल सर को पता होगा कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में? सब पता होंगे प्रिंसिपल सर को? नहीं मैम। फिर? अरे मैम मैंने देखा नहीं कि मैम क्लास चेंज है, या तो आप लोगों को इसीलिए। विश्वास नहीं है कि आप 10th में आ गए हो। दिस कैन बी अरे द। ऐसी बात। Beta, more than 7-8 copies were there of class 10 students where it was written 9th, and the sections were also not changed. The previous sections, the previous classes you were in, those classes and sections were mentioned. यस मैम। तो इससे इसका मतलब हम क्या समझे बताइए? मैम मैंने तो सही कर How दिए। can you people? आपने सही करी थी? कैसी बात कर रहे हो? नहीं मैम, नहीं, मैंने आप हमने सही सही कर करी दिए। है। हमने हमने सही करवाई है वो जो नोटबुक्स आई थी चेक होने के लिए। टीचर्स हैव करेक्टेड द क्लासेस एंड द सेक्शंस ओवर देयर इन द नोटबुक्स। मतलब इतना केयरलेसनेस कैसे हो सकता है? मतलब इतने आप लोग मतलब कैसे कर सकते हो इस तरीके से बेटा? हाँ। सॉरी मैम। अरे इट इज नॉट अबाउट सॉरी बेटा, इट इज अबाउट कि आप कितना अवेयर हैं, कितना आप अपने काम को देख के कर रहे हैं सही से। यू आर लीस्ट बॉदर्ड। You did not even bother to change the section and the classes in the notebooks. बताओ, मतलब कितनी अलग ही चीज है ये। आप अकेले आप नहीं थे जिसने चेंज नहीं करा था। बहुत आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने चेंज नहीं करा था, जिन्होंने 9th ही छोड़ दिया था लिख के। बी सेक्शन के बच्चे थे, सी सेक्शन के बच्चे तो खैर नहीं है ऐसे। बी सेक्शन के बच्चों ने ही करा है, बी और ए नहीं करा है ये धांधलेबाजी।
कि 9th का लिखा हुआ छोड़ दिया है और 9th की जाके 9th की नोटबुक्स में चली गई हैं आपकी नोटबुक्स। आपको पता है ये बात? नो मैम। सोचिए। नो मैम। चलो, let it be. Fine. Yesterday I think we are doing industrialization chapter. Yes मैम। Fine. So Yes, ma'am. where exactly we were reading? Ma'am, we were doing life of the workers. Life of the workers. Wait a second till they are coming. There is a PPT. Let us do that PPT to make it a little interesting, right? Yes, ma'am. Yes मैम। Morning, ma'am. Good morning, beta. Let me share it with you all. Just a second. Huh? Hmm. नहीं, ये तो ड्रेनेज है। एक मिनट रुको बच्चे। Give me a minute, huh? By that time, please have your books with you. We are doing age of industrialization, right? Yes, ma'am. Let us do one thing. You start reading. By the time I'll search and I'll give you. We'll do it. Okay. मैम फ्रॉम वेयर? Just now somebody told me that which particular topic we are doing it from. Ma'am, life of workers. Huh. Do I need to Can share I the read? book? Huh? Yes. Can I read? Wait, beta. Wait. हाँ जी, पेज नंबर। मैम 111 सॉरी मैम 110 110 हाँ, मैम 100। 110 ठीक है, चलिए। The life of the workers. See, in this particular topic, we are going to read that what were the conditions of workers. See, we all know that due to industrialization, everybody was moving to the cities, right? Cities were becoming overcrowded. The industries or the factories that were set up, they were also having more of labors than required. So ultimately, you know what happened? The wages went down very low, and moreover, only those people could get work who had some, you know, friends in the same job, or some, you know, relatives or some close relationships, right? Ma'am. Yes, ma'am. Right. Okay. Can we have Bhumika, sorry, Harshvardhan reading?
Yes, ma'am. Life of the workers. The abundance of labor in the market affected the lives of workers. As news of possible jobs traveled to the countryside, hundreds tramped to the cities. The actual possibility of getting a job depended on existing networks of friendship and kin relations. हाँ, अब एक If चीज you देखो देखो, had वेट, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं नेटवर्क का, ये जो बात कर रहा है। अभी 25 से को नोटबुक मांगी गई थी, उससे पहले एवरीबडी वाज रिलैक्स्ड, किसी को ये टेंशन नहीं थी कि भाई नोटबुक का काम करना है नहीं करना है, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है देखी जाएगी। अल्टीमेटली एक दिन नोटिस आता है दैट यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक वर्क्स ऑन 25th ऑफ जून। ठीक है, उससे पहले नोटिस एक आता है कि आपके यूटीज जो है इतने मार्क्स के होंगे, उसमें ये क्राइटेरिया होगा। रिटन वर्क जो आपका असेसमेंट होगा वो इतने मार्क्स का होगा, अटेंडेंस के इतने मार्क्स होंगे, और आपके नोटबुक सबमिशन के इतने मार्क्स होंगे। सिंस देन एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग आउट फ्रेंड्स। तो ये आप लोगों ने क्या करा, अपने नेटवर्क को चेक करा कि भाई कौन सा आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितना नेटवर्क स्ट्रांग है जिसमें कि जो है आपको जो काम मैक्सिमम दे सकता है। ऐसे ही तो हुआ था कुछ, इजंट इट, एम आई राइट? yes, ma'am. ठीक है, तो अब आप समझ लो कि जैसे काम के लिए नेटवर्क, Yes, ma'am. काम के लिए नेटवर्क को हमने जो है प्रेफरेंस दिया, ठीक ऐसे ही उस टाइम में भी, मतलब एवरी टाइम, ये ऐसा नहीं है कि इट ओनली दैट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इट इज इन एवरी एरा, इन एवरी टाइम पीरियड। जैसे जैसे भी काम होता है, जो भी चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने जो है कनेक्शंस बना लेते हैं, और उन कनेक्शंस को हम यूज करते हैं व्हेन वी एक्चुअली नीड देम। ठीक है, राइट? Okay, ma'am. Yes, ma'am. फाइन। सो इन लोगों के साथ, ये जो वर्कर्स थे, इनके साथ भी यही कंडीशन थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि काम करना चाहते थे, बट बिकॉज दे दे नेवर हैड एनी कनेक्शंस, तो वो लोग नहीं कर पाए। बट दोज पीपल हु हैड सम फ्रेंड्स इन वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, या फिर कोई और जो फैमिली रिलेटिव है, या कोई फैमिली रिलेशन में है, या कोई दूर का रिश्तेदार है, तो ऐसे रिलेशंस, ऐसे नेटवर्क को जो है ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती थी व्हेन इट केम ऑन जॉब or working in the factories. I hope this is clear. Yes, ma'am. चलिए, Yes. carry, हर्ष carry on बेटा। If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. But not everyone had social connections. Many job seekers had to wait weeks, spending nights under bridges or in night shelters. Some stayed in night refuges that were set up by private individuals. Others went to the casual wards maintained by the poor law authorities. Very good. Carry on. Anything, Seasonality of बेटा anything in this to be explained? No, ma'am. हाँ, चलिए carry on. seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work. After the busy season was over, the poor were on the streets again. Some returned to the countryside after the winter when the demand for labor in the rural areas opened up in places. But most looked for odd jobs, which till the mid 19th century were difficult to find. ठीक है, Wages increased somewhat in the early 19th century, but they tell us little about the welfare of the workers. ठीक है, The average figures hide the variations between trades and the fluctuations from year to year. For instance, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the workers earned
fell significantly. Since the same wages could now buy fewer things, moreover, the income of workers depended not on the wage rate alone. What was also critical was the period of unemployment. The number of days of work determined the average daily income of the workers. At the best of times, till the mid-19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. In periods of economic slump like the 1830s, the proportion of unemployed went up to anything between 35 and 75% in different regions. Okay, fine. See, life of the workers, first paragraph is clear and understood to everyone? Class? Yes, ma'am. Okay, second paragraph tells us that seasonality of work in many industries. Seasonality का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है जब आप एम्प्लॉयमेंट में, जब आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 9th में आई थिंक एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आपने सीजनल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, याद है आप लोगों को कुछ? यस मैम। याद है ना? तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट थी उसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम, जो लेबर क्लास थी उनके पास काम होता था, और बाकी सीजन में जब ऑफ सीजन होता था तो उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो ये सेम जो प्रिंसिपल था वो यहाँ पे भी लागू होता था। जब भी सीजन होता था, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहां पे हमने आई थिंक येस्टरडे ओनली वी हैड रेड कि भाई ब्ल्यूरीज जब होती थी या जब क्रिसमस का टाइम पीरियड होता था तब तो जो है सबके पास काम होता था, पर अदर देन दी सीजन्स किसी के पास काम नहीं होता था। तो क्या होता था, ज्यादातर ये लोग क्या करते थे, इस समय ये लोग जो है खाली घूमते थे, और या तो स्ट्रीट्स में घूमते थे, कोई छोटे मोटे मीनियल जॉब्स उठा लेते थे कि भाई किसी का कुछ कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, जिससे कि उनकी एटलीस्ट लाइवलीहुड चलता रहे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज पीपल व्हेन देयर वाज नो सीजन ऑफ वर्क, दे यूज्ड टू बी विदाउट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द ऑफ सीजन, राइट? Yes, Yes. ma'am. हाँ, बहुत सारे लोग तो चले जाते थे वापस अपने नेटिव प्लेसेस में। क्यों? क्योंकि कंट्री साइड में भाई खेती भी तो लोग कर ही रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे। तो इफ देयर वाज नो जॉब, नो वर्क इन over here, then in those times they used to move to their countryside and help in the agricultural activities. But there were many those who were not very keen to go back, तो वो लोग क्या करते थे, छोटे मोटे काम जो है वो देख लेते थे अपनी जरूरत भर के, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनका लाइवलीहुड चलता रहे। आई होप दिस सेकंड पैराग्राफ इज आल्सो क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, ma'am. यस मैम। कह रहा है जो वेजेस जो थी वो आपका अर्ली 19th सेंचुरी में वेजेस तो बढ़ी, पर ये जो वेजेस बढ़ी, इससे बहुत कुछ खास हमें ये नहीं पता चलता है कि भाई जो है वर्कर्स का वेलफेयर भी हो रहा था। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, वेजेस बढ़ाने का मतलब, क्यों उस टाइम पे लोग बड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी परेशानियों से, मतलब देवर डीलिंग, बहुत बुरे समय से निकल रहे थे। वेजेस थी नहीं, लोगों के पास काम था नहीं, वेज, और जिन लोगों के पास काम था उनकी वेजेस भी बहुत कम थी, प्लस उनके जो डिपेंडेंट मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से जो है वेजेस इंक्रीज तो हो गई, प्राइसेस बढ़ रहे थे। अगर आपको ध्यान हो 1830s का जो टाइम था इन यूरोप, दैट वाज कंसिडर्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ हंगर, रिवोल्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, यही तो था। याद है चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है नेपोलियनिक वॉर का, जब जिस टाइम पे वॉर होती है या बैटल्स होती हैं, तो उस टाइम पे जो है काम वगैरह सब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उनको रिक्रूट कर लिया जाता है आर्मी में, सो दैट दे कैन सपोर्ट, दे कैन गो फॉर दी वॉर्स। तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, लोगों के पास काम नहीं होता है, पैसा नहीं होता है खाने के लिए, रोटी वगैरह नहीं होती है। कह रहा है कि यूरोप में ये जो कंडीशन थी, ये बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ड्यूरिंग 1830s, क्योंकि पॉपुलेशन में भयंकर इंक्रीज हुआ। दूसरा, लोगों का माइग्रेट हुए लोग फ्रॉम रूरल एरियाज टू दी सिटी एरियाज। तो कंट्री साइड्स में जो है, कंट्री साइड से जो लोग थे वो टाउन्स में आ गए, सिटीज में आ गए, वहां पे आके उन्होंने वहां की पॉपुलेशन बढ़ा दी, वहां के रिसोर्सेस कम हो गए,
है ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, उनको इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ गए, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। लाइक दे हैव स्पेसिफाइड ओवर है कि 1830s में ये जो प्रपोर्शन था अनएम्प्लॉयमेंट का वो 35% और 75% के बीच में आ गया अलग अलग जगहों पे, जो कि मात्र 10% हुआ करता था। ठीक है, राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या हुआ, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, ऊपर से फिर मशीन्स इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो ये जो लोग थे, ये जो वर्कर्स थे, इन्हें बड़ा ये जो है बहुत ज्यादा जो है इनको खराब लगा, ये जो है उस चीज को बिल्कुल ले नहीं पाए कि भाई एज इट इज जो है नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है। और दूसरा ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इंडस्ट्रीज जो है या मिल्स जो है, इनमें जो है मशीन्स को जो है डिप्लॉय करा जा रहा है, मशीन्स को जो है इंस्टॉल किया जा रहा है फॉर वर्किंग। जैसे स्पिनिंग जेनी जो थी वो आपका एक मशीन थी जिसके की धागे को स्पिंडल में जो है डाला जाता था। ठीक है, तो एक व्हील्स को कई सारे स्पिंडल्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था और एक ही बार बस उसे घुमाना होता था और फिर वो काफी समय तक जो है घूम घूम के जो है स्पिंडल्स को भरती जाती थी विद थ्रेड। तो ये काम वैसे तो पहले इंसान करते थे, बट बाद में जब ये मशीन्स आ गई तो क्या हुआ, एक बड़े से स्पिनिंग उसके साथ जो है स्पिनिंग जेनी इसको कहा गया, एक बड़ी सी व्हील के साथ जो है बहुत सारे स्पिंडल्स को कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे फिगर भी दिखा हुआ है, फिगर 11 आप देख रहे हो। Yes, ma'am. इसमें आप देखो एक व्हील है, उसके साथ Yes, कितने सारे स्पिंडल्स कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो ये जो स्पिंडल्स कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से लोग बड़े जो है क्या बोलेंगे उसको, एक वर्ड आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। ठीक है, पीपल वर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पिनिंग जेनी व्हिच वाज देयर। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, ऊपर से मशीन्स को जो है रिप्लेस किया जा रहा था फॉर द ह्यूमन लेबर। ठीक है, yes, ma'am. ठीक है, फिर ये कह रहा है जो लोग जो जो औरतें जो महिलाएं स्पिनिंग जो हाथ से काम करती थी, उन्होंने क्या करा, इन मशीन्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। वो इस चीज को ले ही नहीं पाए, भाई जो काम वो लोग कर रही थी वो काम जो है मशीन करने लगी, वो तो बेरोजगार हो गई, उनकी रोजी रोटी तो छिन गई। तो इसलिए कुछ लोगों ने, कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने बिल्कुल वेलकम नहीं करा था ये जो नए इंट्रोडक्शन हो रहे थे, नए इन्वेंशन हो रहे थे मशीन। उनको ये लगा कि भाई ये एक तरीके से उनके हाथ से, उनके मुंह से निवाला छीनने के बराबर था, क्योंकि जो रोजी रोटी वो कमा पा रहे थे बिकॉज ऑफ दी वर्क, हैंड वर्क, वो भी जो है अब चला गया था क्योंकि मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. चलिए, नाउ कमिंग, ओके, कैन वी हैव भूमिका रीडिंग? Yes, ma'am. भूमिका पेज नंबर 112, सेकंड पैराग्राफ। Yes, ma'am. After the 1840s, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment. Roads were widened. वाइडेंड रोड्स वर वाइडेंड मतलब सड़कों को चौड़ीकरण किया गया, सड़कों का। New railway station came up. Railway lines were extended. Tunnels dug. Drainage and sewers laid. Rivers embanked. The number of workers employed in the transport industry doubled in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. Industrialization in the colonies. ओके, There is now भूमिका वेट। अब कह रहा है कि ये जो 1840s का जो टाइम था, ये एक जो है बहुत ही इंटेंस तरीके से जो सिटीज थी वो डेवलप हो रही थी, वहां पे जो है बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी। अभी बिल्डिंग एक्टिविटीज में क्या हो रहा था, भाई ब्रिजेस वगैरह बन रहे थे, ठीक है, रेलवेज एक्सपैंड हो रही थी, जो रोड्स थी उनको वाइड किया जा रहा था, मतलब सड़कों का चौड़ीकरण जिसको हम बोलते हैं, रोड्स वर बीइंग वाइडेंड। उसका रीजन ये था कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी, गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है, तो लोग सड़कों पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, नए नए रेलवे स्टेशन वर कमिंग अप, ठीक है। और बेटा उसी दौरान जो है आपका अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम भी जो था वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था,
ये लंदन वगैरह जो थे, लंदन आपका जो लंदन सिटी थी, बहुत सारे एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लोगों का प्रेशर था, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी, वहां वहां पे सबसे ज्यादा जो है बिल्डिंग एक्टिविटीज कॉमन थी, वहां पे सबसे ज्यादा इनको देखा जा रहा था। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. अब कह Yes, रहा है, ma'am. हाँ कह रहा है भाई, भाई जब टनल्स टनल्स जो है बनाई जा रही थी, जब रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब काम बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है। ठीक है, जब बिल्डिंग एक्टिविटीज बननी हुई, तब लोगों को काम मिलना भी शुरू हुआ। वो अलग बात है कि जो लोग वीविंग वगैरह करते थे, उनके ऊपर कुछ जो है बड़ा नेगेटिव सा इम्पैक्ट था, उनको कुछ ज्यादा खास काम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द मशीन्स। बट जो अदर एरियाज थे, अदर फील्ड्स थी, उनमें जो है लोगों को काम फिर भी मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस। चाहे फिर वो रेलवेज का हो, चाहे फिर वो रोड्स को बड़ा करने का हो, चाहे फिर वो आपका टनल्स बनाने का हो, चाहे वो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को जो है डेवलप करने का हो, हर तरीके से जो है डेवलपमेंट हर जगह पे इंटेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज को देखा जा रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क को देखा जा रहा था। ठीक है, राइट। Yes, ma'am. अब हम आ जाते हैं उस Yes, टॉपिक पे, ma'am. कमिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज में क्या है कि वो कंट्रीज जो कॉलोनीज थी यूरोपियन पावर्स की, उन जगहों पे क्या इम्पैक्ट हुआ इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जैसे हमको पता है इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, इवन अमेरिका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। आई थिंक समवेयर इन 1776 अमेरिका शायद आजाद हुआ था फ्रॉम द ब्रिटेन कंट्रोल। एंड ब्रिटेन कॉलोनीज को आजाद कराने में किसने कंट्रीब्यूट करा था? कैन यू टेल विच आर्मी सपोर्टेड? क्लास, Ma'am, French. यस, वेरी गुड सचिन। फ्रेंच आर्मी जो थी उसने बहुत सपोर्ट करा था अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से फ्रीडम दिलवाने में। आई होप दिस मच इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, हाउ मच टाइम वी हैव? कैन वी शेयर द पीपीटी? Yes, ma'am. 12 minutes. तो फिर रहने दो, हम कल की क्लास में करेंगे बेटा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होएगा हमारा। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास। तो चलिए, लेट अस रीड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। अभी हम केवल रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट हम कल करेंगे अलोंग विद द पीपीटी, राइट? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. let us have Akshat Sharma reading. Akshat, are you there? Yes, ma'am. Read. Ma'am, but I don't have book. Beta, without book you are sitting. What is the point? You have not purchased the book? No, ma'am, I am outside, Where outside? out of station. Since how? When? Ma'am, yesterday only. Okay, very good. Okay, can we have Niharika reading? Yes, ma'am. Niharika, read beta. The fear of employment made workers hostile to the introduction of new technology. When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on handing spinning began attacking the new machines. This conflict over the introduction of बेटा कहाँ से पढ़ रहे हो आप? She is reading 88 page number. बेटा पेज 113 पढ़ना है निहारिका। निहारिका, okay, ma'am. पेज 113 फर्स्ट पैराग्राफ। The age of Indian textiles. Before the age of machine industries, silk and cotton goods from India dominated the international market in textiles. Coarser cottons were introduced in many countries, but the finer varieties often came from India.
Armenian and Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia, and Central Asia. Bales of fine textiles were carried on camelback via the northwest frontier through mountain passes and across deserts. A vibrant sea trade बेटा निहारिका, operated wait, बेटा it is northwest frontier through mountain passes and across deserts. अब देखिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, it tells you that कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले किस तरीके से जो सिल्क और कॉटन गुड्स थे वो कैसे इंडिया उसमें डोमिनेट करता था इन इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे यहाँ से जो है गुड्स कैरी करे जाते थे बाय डिफरेंट मींस, ठीक है, अलग अलग जगहों से अलग अलग रास्तों से इनको ले जाया जाता था और प्रोवाइड कराया जाता था इन द इंटरनेशनल मार्केट सो दैट पीपल कुड यूज इट, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, मशीन्स आने के बाद ये इंडियन जो आपकी सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी ये धीरे धीरे ठप पड़ गई। कैसे ट्रेड जो है इनका एकदम जीरो आ गया और कैसे इनको जो है प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल। कैरी ऑन निहारिका, निहारिका कैरी ऑन बेटा। Yes, ma'am. A vibrant sea trade operated through the main pre-colonial ports. Surat on the Gujarat coast connected India to the Gulf of Red Sea ports. Mosalipatam on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with Southeast Asian ports. A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade, financing production, carrying goods, and supplying exporters. Supply merchants like linked the port towns to the inland regions. They gave advances to weavers, procured the woven cloth from weaving villages, and carried the supply to the ports. At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and bought बेटा who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland. ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर एंड अंडरस्टूड टू एवरीवन नो क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बेटा सेकंड पैराग्राफ में वो ये बता रहा है, अगर आपने क्लास 8 में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, ये ध्यान होगा, ये याद होगा कि किस तरीके से ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडियन जो मर्चेंट्स थे और जो गिल्ड एसोसिएशन के हेड्स हुआ करते या थे, ये लोग क्या करता था आपस में ट्रेड करते थे और ये लोग ये इंश्योर करते थे गांव देहात से जो कंट्री साइड से जो लोग वीव करते थे, वीवर्स हुआ करते थे, उनसे वो जो है जो प्रोड्यूस गुड था उसको लेके ये फर्दर आगे उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसी तरीके से इन मर्चेंट्स का काम चल रहा था। ये मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे सबसे ज्यादा रिच हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि इनकी काफी कंट्रोलिंग थी गांव के एरियाज में, जहाँ पे जो लोग काम जो वीविंग का काम करते थे उनसे इनके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हुआ करते थे, जिसके थ्रू ये लोग इनसे काम लेते थे और इनसे गुड्स लेके वो फर्दर आगे एक्सपोर्ट करते थे। इनको भी अच्छा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देते थे और खुद भी बहुत एक अच्छा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ये लोग कमाते थे। इतना तो क्लियर है सबको? Yes, ma'am. दूसरा इन्होंने दूसरा दे आर आल्सो टेलिंग कि इन जगहों पे क्या होता था, दे यूज्ड टू जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, वो एक स्पेसिफिक सी पोर्ट से होता था। जैसे सूरत के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा कि सूरत जो है अंग्रेजों से पहले के टाइम में काफी डेवलप्ड सी पोर्ट हुआ करता था। मुगल्स हुए, चाहे आपके दिल्ली सुल्तान हुए, चाहे वो आपके मराठास हुए, सब लोग इन्हीं एरियाज पे जो है ट्रेड करते थे, यहीं से ट्रेड करते थे। फिर आपका जो हुगली था, वेस्ट बंगाल में हुगली जो था वो एक बहुत बढ़िया सी पोर्ट हुआ करता था। फिर आपका जो है मसूलीपट्टनम जो था ये भी एक बहुत बढ़िया पोर्ट हुआ करता था जो कि साउथ में था, ठीक है। तो अब ये जो पोर्ट्स थे ये वो सी पोर्ट्स थे या ये वो ट्रेड रूट्स थे जो कि अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के अराइवल से पहले इन सी पोर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जो भी ट्रेड कैरी किया जाता था दैट वाज कैरिड फ्रॉम दीज पोर्ट्स ओनली। पर व्हेन ब्रिटिश केम उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सबसे पहले तो ये जो मर्चेंट्स थे इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करा
दूसरा, ये जो सूरत वगैरह थे ये बड़े ही कॉन्फ्लिक्ट वाले जो है पोर्ट्स हुआ करते थे, सी पोर्ट्स हुआ करते थे, ट्रेड रूट्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि मराठा जो मुगल्स थे, मुगल्स का इन पे कंट्रोल था। उस टाइम पे ब्रिटिश भी आ ही गए थे। इन लोगों ने क्या करा था, ब्रिटिश जो जो आपके यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने, ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है ये लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर आपकी पोर्चुगीज की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश की भी थी, हर किसी की ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। अगर आपको याद हो, जब जहांगीर रूल कर रहा था एज मुगल रूलर, उस टाइम पे सर थॉमस रो जो थे, वो सबसे पहले जो है इंग्लिश जो है ट्रेडर थे, जो कि यहाँ आए और उन्होंने कहा कि भाई हमें कंसेशन दे दो, हमें जो है आपसे व्यापार करना है, आपसे ट्रेड करना है। तो जहांगीर जो थे उस टाइम पे तो मना कर दिया गया, पर बाद में जो है उनको परमिशन ग्रांट हो गई। अब परमिशन ग्रांट होने की वजह से क्या करा, धीरे धीरे इन लोगों ने अपने जो अपनी रूट्स थी उनको यहाँ पर फैलाना शुरू करा, अपना कंट्रोल जो है वो जो है पुख्ता करने लगे ये लोग यहाँ पे। और धीरे धीरे क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। Yes, ma'am. है, जब बैटल ऑफ जो है बक्सर के बाद क्या हुआ था, बंगाल जो था कंप्लीटली जो है ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। और इन्होंने क्या करा, फिर ये लोग यहाँ ट्रेडर्स, पहले तो एज अ ट्रेडर्स एस्टेब्लिश हुए थे, उसके बाद इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे यहाँ के पॉलिटिकल उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करा, और धीरे धीरे जो कंट्रोलिंग पावर्स थी उनको अपने हाथ में ले लिया, और धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए। ठीक है, अब जब ये लोग रूलर्स बने तो इन्होंने क्या करा, नए सी रूट डेवलप करे, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल और आपका मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र। इन दो को बहुत इन्होंने डेवलप करा, क्योंकि इन्हें पता था कि ये पोर्ट जो थे इनकी नई सिटीज, बॉम्बे जो था न्यू सिटी थी विच वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश, कोलकाता भी न्यू सिटी थी विच वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। तो कैलकाटा हुआ और आपका बॉम्बे हुआ, ये वो एरियाज थे। और फिर आपका साउथ में मद्रास में भी फोर्ट विलियम जो इन्होंने जो है बनाया था, वो इसलिए बनाया ताकि ये प्रोटेक्टेड एरिया था, जिसमें कि भाई केवल ब्रिटिश ही रहेंगे, और जो भी उनका बिजनेस होगा उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, सीक्रेटिवली अपने काम को ये कैरी आउट करते रहेंगे। तो इन जगहों पे इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जो ट्रेडिंग रूट्स थे वो पहली बात तो खत्म हो गए। जहां सूरत वगैरह से जो चेंजेस हो रहे, जो सूरत वगैरह से जो ट्रेड हो रहा था, हुगली से जो ट्रेड हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रेड रूट्स थे नए बन गए, महाराष्ट्र मुंबई आ गया और आपका कोलकाता आ गया। तो जब ये नए पोर्ट्स आए तो यहाँ पे कंट्रोलिंग किसकी थी, ब्रिटिश की। ठीक है, तो यहाँ से जो भी ट्रेड होता था वो ब्रिटिश के थ्रू ही होकर जाता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो आपके ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट या ट्रेडिशनल वीविंग जो थी, वो सब जो है उन्होंने उनको एक सेटबैक देखना पड़ा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों का काम पूरा का पूरा ठप हो गया। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो आने वाले पैराग्राफ्स में हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से दीज पीपल दे कैप्चर्ड, दे गेन्ड कंट्रोल ऑफ द इंडियन ट्रेड। ठीक है, टाइम हमारे पास कम है तो हम जल्दी से सिर्फ एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी एक्सप्लेनेशन और पीपीटी कल देखेंगे। राइट, कैन वी हैव सचिन रीडिंग? Yes, ma'am. Yes, Sachin. By the 1750s. पढ़ो, by 1750s. Ma'am, pardon. By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. The European companies gradually gained power, first securing a variety of concessions from local courts, then the monopoly rights to trade. This resulted in a decline of the old ports of Surat and Hooghly, through which local merchants had operated. Export from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began to drying up, and the local bankers slowly went bankrupt. Ma'am, what is the mean bankrupt? बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित हो गए, दिवालिया, पैसा नहीं था ना, खत्म हो Okay. गया था। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। In the last year of 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. By the 1740s, it had slumped to rupees
3 million. While Surat and Hooghly declared Bombay